हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है मोलारिटी, मोलालिटी और रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में हमने कहा था कि कोई रिलेशन होता है, डेंसिटी बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी एंड डेंसिटी। तो वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला मैंने कहा था एग्जाम में याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे उसको। तो बेहतर होगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था वैसे ही करें। ठीक है प्यारे? चलो देखो, एक रिलेशन आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, और इस रिलेशन को आप कॉपी कर लें। इसको कॉपी नोट डाउन कर लें इसको। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि अगर मोलारिटी दिया हो तो मोलालिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोलालिटी दिया हो तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मोलालिटी है और ये मोलारिटी है, तो मोलालिटी मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे। ये तीन रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये तीन रिलेशन जो आपका है मोलारिटी, मोलालिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, बाकी आपको बनाना क्या है, अपने ही तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे? मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे मोल फ्रैक्शन की तरफ। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज बच्चों मोल फ्रैक्शन के बारे में, जानेंगे क्या होता है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन में। मोल का मतलब होता है पार्टिकल, ध्यान समझेंगे इस बात को। मोल का मतलब क्या है? पार्टिकल। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जी? हिस्सा। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, और इन दोनों को मिलाकर आपने बनाया है सॉल्यूशन। क्या बनाया है बच्चों? सॉल्यूशन बनाया है आपने। तो ये जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे, इस सॉल्यूशन में तो ए के भी पार्टिकल्स रहेंगे और बी के भी पार्टिकल्स होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब हम चीनी और पानी को मिलाकर अगर शरबत बनाएंगे तो शरबत में चीनी के भी पार्टिकल्स होंगे और पानी के भी पार्टिकल्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो ए को हम कहते हैं सॉल्वेंट, बी को कहते हैं सॉल्यूट, और इन दोनों को मिलाकर हमने बनाया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ए के भी पार्टिकल होंगे, बी के भी पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमसे पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल मतलब है पार्टिकल और फ्रैक्शन मतलब है हिस्सा। इस सॉल्यूशन में ए के कितने पार्टिकल्स हैं, सिर्फ ए के कितने पार्टिकल्स हैं, उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस सॉल्यूशन में सिर्फ बी के कितने पार्टिकल्स हैं, उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नहीं समझे? जैसे उदाहरण के लिए इस क्लासरूम में मान लीजिए गर्ल्स और बॉयज दोनों बैठे हैं। तो गर्ल्स और बॉयज यानी स्टूडेंट्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या कहें, मोल कहें, पार्टिकल कहें, तो गर्ल्स की सिर्फ संख्याओं को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। और बॉयज की संख्याओं को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। मोल मतलब पार्टिकल, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। टोटल पार्टिकल जो क्लासरूम में मौजूद है उसमें से लड़कों का कितना हिस्सा है उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, और लड़कियों का जो हिस्सा है उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। तो यहां पर अगर हमको मान लीजिए सिर्फ एक का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ये क्या है? रेशियो है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज दैट मान लीजिए आपको अगर क्या निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं जरा, देखिएगा ध्यान से। हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, और इन दोनों को मिलाकर आपने बनाया है सॉल्यूशन।
तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ए के भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, बी के भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब अगर हमको कहता है कि ए का हिस्सा निकालिए, यानी इट मींस यू हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ग्रीक अल्फाबेट काई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे ए का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को शॉर्ट में लिखेंगे Na और नीचे टोटल मोल्स को लिखेंगे Na प्लस Nb। क्यों भाई, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ दो ही चीज से मिलकर बना है, ए और बी से। तो अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका निकालना है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना है, ए और बी से, तो हम क्या करेंगे, काई ए इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। समझ में आया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, काई ए निकालना है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी का निकालना है, किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, काई बी निकालना है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर बी का निकाल रहे हैं तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स किसका रखेंगे, बी का, और डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ये निकालेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि काई बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं Nb बाई Na प्लस Nb। अगर बी का निकाल रहे हैं तो ऊपर में किसका नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, बी का, बाई नीचे क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर में क्या रखेंगे, ए का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन हो। यहां से ध्यान रखने की जरूरत है, ऊपर में भी आप नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, नीचे में भी आप नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज यूनिटलेस। अगला पॉइंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन को गर्म करें, सॉल्यूशन को ठंडा करें, उसके सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन में, उसके हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बात और समझने की जरूरत है, एक बात और समझने की जरूरत है कि सॉल्यूशन अगर दो चीज से मिलकर बनना है, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जब भी बनता है तो कितना बनता है, 100% बनता है। तो परसेंटेज में ना 100 होता है, फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन में 1 बोलेंगे। यानी 100% को परसेंटेज में मैक्सिमम को 100 बताते हैं और फ्रैक्शन में 1 कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अरे ए का हिस्सा और बी का हिस्सा, दोनों के हिस्सा को जोड़ेंगे तो 100% होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज में ना 100 होगा, फ्रैक्शन में क्या होगा, जब परसेंटेज में 100 है तो फ्रैक्शन में 1 होगा। तो हमेशा याद रखना है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब अगर मान लीजिए आपने यहां इतना मेहनत करके काई ए निकाला Na बाई Na प्लस Nb, तो दोबारा काई बी निकालने के लिए आपको इतना दोबारा मेहनत करना नहीं चाहिए। आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं, जब काई ए निकाल ही चुके हैं और जब काई बी निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत क्यों करें, काई बी तो यहां से बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए। तो कभी यह बात हमको पता है कि काई ए प्लस काई बी 1 होता है, तो अगर हमको काई बी निकालना है तो काई बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस काई ए कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली मेरा मोल फ्रैक्शन ए और बी निकल जाएगा। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता, ए बी सी 3 चीज से मिलकर बना होता, तो हमारा जो यहां पर फॉर्मूला था काई ए इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc भी हो जाता। क्या हो जाता, प्लस Nc। अगर 3 चीज से मिलकर बना है तो टोटल मोल क्या होगा, ए का भी हिस्सा लेंगे, बी का भी लेंगे और सी का भी लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ बात,
चलो, तो भाई साहब ये तो आपको समझ में आ गया कि ए का और बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। जिसका निकालना है उसी का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखना है। ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, इसलिए मोल मोल कैंसिल हो जाता है और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है और मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो हमको अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ये यूनिटलेस होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है और इस बात को कहीं पर नोट करके इसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 और यहां से हम काई बी निकाल सकते हैं, काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना है तो ए का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है काई ए और काई बी निकालने का। कॉपी करिए इसको, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या वीडियो को पॉज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, तब आगे चलेंगे। खाली कहानी मत सुनिए, लिखते जाइए चीजों को, नोट रहेगा तभी आप प्रॉपर चीजों को सीख पाएंगे। अब हम यहां से न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। कहां पे आते हैं? न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए तो हम लोग से बनता है कि नहीं बनता है, जरा ट्राई करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये आपके डीपीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे सवाल को और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, यानी ग्लूकोज और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें 10% ग्लूकोज है और 90% क्या है? वाटर है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है बच्चों? सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो बताइए इसमें ग्लूकोज का परसेंटेज कितना है? चलिए देखते हैं बना करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। चलो बनाते हैं पहले। तो ग्लूकोज है C6H12O6 और दूसरा आपके पास है वाटर, और इन दोनों को मिलाकर भाई साहब आपने बनाया है सॉल्यूशन। क्या बनाया है? सॉल्यूशन बनाए हैं। इसमें कहता है, देखो यहां पे देखो ध्यान से, ग्लूकोज का परसेंटेज दिया है आपको, यहां पे डेटा यही दिया हुआ है। सॉल्यूशन हमेशा 100% रहता है और 100% के सॉल्यूशन में ग्लूकोज का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। ये 10% दिया हुआ है और लेना क्या है? वेट बाय वेट, यानी अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम में ग्लूकोज कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। इसका मतलब अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 90 ग्राम वाटर है। अब वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो हम कह सकते हैं कि वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को A, और ग्लूकोज को कह सकते हैं कि ये सॉल्यूट है। चलिए अब दोनों का मास दिया है, क्या दोनों का मोल निकल जाएगा? चलो पहले आप क्या करो, मोल फ्रैक्शन, मोल निकालो। आप मोल किसका निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे? पहले ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकालो। चलिए तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बोल रहे हैं, ग्लूकोज लिखना बार बार संभव नहीं है, तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब अगर हमको बी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो बी का मास रखेंगे बाय बी का मोलर मास। नहीं समझे? अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई मोलर मास होता है कि नहीं होता है? चलिए बताइए बी का मास कितना दिया हुआ है? 10। बी मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 1/80, यानी इसको क्या कहेंगे? 1/18 कहेंगे। तो भाई 1/18 क्या होगा बताइए? 0 पॉइंट, डेसिमल देंगे, 0 पॉइंट इसका डेसिमल देंगे, या फिर इसको फ्रैक्शन रहने दो, 0 पॉइंट लिख लो इसको। अब 18 का टेबल में 1 तो आएगा नहीं, डेसिमल देंगे तो 10 हो जाएगा, छोटा है तो 0 देंगे तो 100 हो जाएगा। 18 5 ज़ा 90, फिर कितना बच गया? 10, तो डेसिमल दिया 100 हो जाएगा, 18 5 ज़ा 90, यानी 0.055। ये क्या निकल कर आ गया? मोल फ्रैक्शन निकल कर आ गया। चलिए 0.055 इसका मोल फ्रैक्शन निकल करके आ गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हमको नंबर ऑफ मोल्स ए का निकालना है, किसका निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना है। तो ए का मास कितना दिया हुआ है? वाटर का मास
90 और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब अगर आप वाटर का ही मोलर मास निकालने नहीं जानते हैं, ग्लूकोज का मोलर मास निकालना नहीं जानते हैं, तब तो गड़बड़ है ना बच्चों। मोलर मास हमने लास्ट क्लास में भी निकालना आपको सिखाया है। सभी एटम का एटॉमिक मास देखिए और जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। 18 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 18 5 आर 90। इसका मतलब क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी निकल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकल गया। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है, यानी सॉल्यूट का निकालना है। तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो बी का नंबर ऑफ मोल्स है 0.055 और ए का कितना है 5 और बी का कितना है 0.055। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कर लोगे आप, क्या हो जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 5.055। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां तक तो सर हम भी कर लेते हैं सर, यहां के बाद तो हमसे नहीं होता है। यहां तक तो सर मैं भी कर लेता हूं, इसके बाद ही नहीं होता है। इसके बाद का क्या सीन है देखते हैं। यहां पे कितने अंक बाद डेसिमल है 3 डिजिट्स बाद, यहां पर कितना है 3 डिजिट्स के बाद, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 55 और नीचे बचा 5055। 5 का टेबल पढ़ लीजिए ना, 5 का टेबल कितना 11 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 1011। 1011 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5055 हो जाएगा ना। अब 11 का आपके पास आ गया 11 बाई 1011 क्या होगा बताइए, डेसिमल देंगे तो 110 हो जाएगा, तो फिर डेसिमल देंगे तो 100 हो जाएगा ना। 11 का टेबल डेसिमल दिए तो भाई 110 हो गया, 1100 हो गया। इसका मतलब कितना टाइम पढ़ेंगे 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 0.01 कितना हो गया 0.01, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ए वाला टफ लग रहा था तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेते, आई मीन काई ए निकाल लेते, और जब काई ए निकल जाता तो 1 माइनस काई बी करके भी निकाल लेते, उससे आसानी से कैलकुलेशन होता। लेकिन उससे ना दोनों ऑप्शन बहुत करीबी मामला है, देखो 0.01 0.02 बहुत करीबी का मामला है, ऑप्शन बहुत सोच समझ कर दिया गया है। तो अगर आप पहले काई ए निकालते और फिर 1 माइनस काई बी करते, 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू काई बी निकालते ना, तो आपका आंसर यहां पे 0.02 आ जाता। तो अगर आपको सिर्फ बी का मोल फ्रैक्शन यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, यानी बी का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, तो इसको ऐसा ही बनाते तब जाकर के सही आंसर आएगा। अदरवाइज पहले आप अगर गलती से काई ए निकाल दिए और फिर 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू काई बी करेंगे ना, तो आंसर अप्रॉक्स में 0.02 आ जाएगा। तो आप बी ऑप्शन मार्क के आ जाइएगा। इतना करीबी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ऑप्शन में कभी दिया नहीं जाता है जनरली बोर्ड लेवल में, ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, इसी कारण से आपको इतना नियरेस्ट में ऑप्शन आपको दिया है। जनरली बोर्ड में आपको थोड़ा डिफरेंस करके आंसर ऑप्शंस दिए जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया जिन बच्चों को, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से उनके लिए समझाना चाहता हूं। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, क्या चीज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का है, इसीलिए ग्लूकोज और वाटर को मिलाकर हमने क्या बनाया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा 100% होगा, और जो भी परसेंटेज दिया है इसमें ग्लूकोज का परसेंटेज दिया है 10%, और बोलता है कि जो भी परसेंटेज है उसको वेट बाय वेट लेना है, यानी मास में लेना है दोनों को। किसको, सॉल्यूट को भी मास में लेना है और सॉल्यूशन को भी क्या चीज में लेना है, मास में लेना है। मास में लेना है मतलब क्या लेना है, ग्राम में लेना है। इसीलिए सॉल्यूशन को हमने 100 ग्राम लिया और ग्लूकोज का मास जो कि 10% था उसको 10 ग्राम लिए। अब 100 ग्राम में 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ए बोल रहे हैं और सॉल्यूट को बी बोल रहे हैं। ग्लूकोज का मास, अब देखो बी का यानी ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ग्लूकोज का मास और ग्लूकोज का मोलर मास। ग्लूकोज का मास कितना दिया है 10, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180। 10 को डिवाइड किए 180 से तो सॉल्व करने पर वैल्यू आया 0.055। कितना आया 0.055। उसी प्रकार ए का मोल फ्रैक्शन यानी वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, वाटर का मास बाई वाटर का मोलर मास। वाटर का मास कितना है 90, वाटर का मोलर मास 18, डिवाइड किए क्या आया 5 मोल।
अब उसी प्रकार ए और बी का नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ गया, तो हमको अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नहीं समझे, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया है। अगर मोल दिया रहता तो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं था। चलो इसको नोट डाउन करो, कॉपी करो, छोटा क्वेश्चन कराते हैं, बेटर समझ में आएगा। यहां पर ए और बी का मास दिया था, मोल नहीं दिया था। अगर मोल दिया होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको मोल वाला, इसे कॉपी करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चले बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट। मान लो एक क्वेश्चन मैं अपने से लेता हूं। सपोज क्वेश्चन दिया है आपको 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in 3 mole of water, is present in 3 mole of water to make solution, present in 3 mole of water to make solution। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सवाल लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इस बार क्वेश्चन में ना दोनों कंपोनेंट का मास नहीं दे करके दोनों कंपोनेंट का मोल दे दिया है, पका पकाया। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मोल दे दिया है, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। पहले सवाल को समझिए क्या क्या दिया है। एक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा आपके पास क्या है, वाटर है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास वाटर है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या बोला है, 0.2 मोल है इसके बारे में। वाटर के बारे में क्या बोला है, 3 मोल है। तो हम वाटर का क्या लिखेंगे, 3 मोल है। ज्यादा मात्रा में कौन है बच्चों, वाटर है, ये 3 मोल है। तो वाटर को क्या कहोगे, सॉल्वेंट यानी ए, और सॉल्यूट को क्या कहोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बी कहोगे। अब बताइए आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है। ए का नंबर ऑफ मोल्स दिया है, कितना दिया है, 3 मोल। और बी का नंबर ऑफ मोल्स, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 0.2 मोल दिया है। तो आपके पास ए का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया और बी का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब क्या निकालने बोला है, यू हैव टू फाइंड काई ए सपोज निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, 3/3 प्लस 0.2। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 बाई, या इसको लिख सकते हैं 3.2, क्या इसको लिख सकते हैं 30/32। बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल हटाए हैं, 10 ऊपर चला गया है, तो 32 का टेबल में 30 आएगा नहीं, डेसिमल देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो 10 बार तो पढ़ नहीं सकते हैं, कितना बार पढ़ेंगे, 9 टाइम पढ़ेंगे, 288 आ जाएगा। कितना टाइम पढ़ेंगे, 9 टाइम पढ़ेंगे तो 288 आ जाएगा, बचेगा 12। डेसिमल दिए हैं 120, 3 बार पढ़ेंगे तो 0.93 निकल के आया। जब काई ए निकल के आया 0.93, तो बताइए काई बी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस काई ए निकालेंगे, यानी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 0.93। अब इसके बाद बच्चे घटाने नहीं जानते हैं, बोर्ड लेवल के बच्चे, भाई 1 में से इसको लिख सकते हैं 1.00 में से घटा देंगे 0.93। तो अब बताइए 1.00, अब घटाने का भी अब छोटी छोटी बातें भी क्लास में तो हमने हर चीज करा सकते हैं ना बच्चों। इसको मान लो माइनस करेंगे, 10 में 3 का कितना बचा, 7, 9 में 9 का 0, 0.07। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.07। तो एक आपके पास निकल के आया 0.93 और दूसरा आपके पास निकल के आया 0.07। क्या निकल के आया, ए का मोल फ्रैक्शन 0.93 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0.07 है। दोनों का सम हमेशा 1 होता है, इसीलिए हम काई बी निकालने के लिए क्या किए, 1 माइनस काई ए। कोई मंद बुद्धि बालक होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, भूल जाता है तुरंत, अभी ये सोच रहा होगा ये कहां से आ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था बालक, क्या बताए थे अभी हम, कि काई ए प्लस काई बी का सम कितना होता है, 1 होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। अरे भाई हम और मेरे घर में एक और आदमी है, हमारे घर में सिर्फ 2 ही लोग कमाने वाले हैं, तो जो भी कमाएंगे हम लोग 100% अपने घर के लिए कमाएंगे ना। हम और मेरे घर में एक और आदमी कमाने वाला है, तो 2 लोग हम कमाने वाले अगर हैं तो हमारे घर का टोटल इनकम जो भी है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, वो मेरे घर का टोटल इनकम है, यानी 100% है।
मान लीजिए हम और आप मिलकर 1 ही रुपया कमा सकते हैं, हमारी हैसियत ही है 1 रुपया कमाने की, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। तो जब हमको पता है कि हम और आप मिलकर 1 रुपया कमाएंगे, उसमें हमको पता चल गया कि सर जो है वो 30 पैसा कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं 30 पैसा, तो बाकी 70 पैसा आप ही ना कमा रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों मिलकर 1 ही रुपया कमाएंगे, 100 पैसा कमाएंगे, तो उसमें सर 30 पैसा कमा रहे हैं, तो आपका निकालना है तो 100 पैसा में से 30 पैसा घटा देंगे, 70 पैसा निकल जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, 1 में से काय ए को माइनस कर दिए तो काय भी निकल करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजीली क्या करते हैं बच्चों, फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा तब ऐसे निकालेंगे ए और बी का। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, ए और बी का मास दिया है तो कोई बात नहीं, मास बाई मोलर मास लगा के पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो फिर इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यार नहीं समझे, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसको कॉपी करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, छोटा सा सवाल था ये। चलिए अगला चलते हैं हम लोग और लेते हैं कुछ दूसरा सवाल। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन का तो नहीं है क्वेश्चन, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको निकालने आना चाहिए। ये आपके डीपीपी का सवाल है, तो अगर आपको डीपीपी मिला होगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिला होगा तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30% एंड 300 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन। एक ये सवाल है, इस सवाल के बारे में जरा सोचिए, इसके बारे में कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ट्राई कीजिए, बनाइए, देखिए बना पाते हैं कि नहीं। बहुत इसमें परसेंटेज, इसमें तो केमिस्ट्री लग ही नहीं रहा है, स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स लग रहा है इसमें बस। चलो देखो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे, मैं बाकी आगे बना रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कौन कौन सा चीज मिलाया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल परसेंटेज है, एक सॉल्यूशन 2 चीज के मिलने से बना है। एक सॉल्यूशन है 200 ग्राम का, उसमें 30% सॉल्यूट है। एक सॉल्यूशन है मान लेते हैं ए, एक दूसरा सॉल्यूशन है मान लेते हैं बी, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा सॉल्यूशन बनाए। इसको ए भी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर इसको बोलते हैं मान लीजिए 1 2 बोलते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर समझेंगे आप। एक मान लेते हैं सॉल्यूशन 1, इसको बोलते हैं S1। S1 कितना है, 200 ग्राम का है। और एक दूसरा सॉल्यूशन है S2, ये कितने ग्राम का है, 300 ग्राम का है। अब कहता है कि इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर मिक्सिंग एक नया सॉल्यूशन बनाया जाता है, SR मतलब है रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, इन दोनों को मिलाकर एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाए हैं। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना बनेगा, ये 200 ग्राम है, ये 300 ग्राम है, तो 200 और 300 कितना हो जाएगा, नहीं समझे, 200 प्लस 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 500 ग्राम। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन 1 जो है इसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, 30% है। टोटल 200 ग्राम का सॉल्यूशन है, कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का, उसमें सॉल्यूट कितना है, तो 200 ग्राम का 30% कितना होगा बताइए, 200 ग्राम का 30% कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया 60 ग्राम। ये क्या निकल के आया, इस 200 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 60 ग्राम सॉल्यूट है। कौन बोला, क्वेश्चन। कैसे जान गए आप, 30% बोला है ना, तो 200 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 30% सॉल्यूट है, तो 200 ग्राम का 30% यानी 200 इंटू 30/100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 इंटू 30 क्या हो गया 60 ग्राम। इसी प्रकार दूसरा सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, 20% है, यानी 300 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 20% सॉल्यूट है, यानी 20/100 करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू 20, यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा। यहां पर भी सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम यहां का सॉल्यूट और 60 ग्राम यहां का सॉल्यूट। तो क्या बोलता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन, यानी टोटल 500 ग्राम ये क्या है, ये तो सॉल्यूशन है, और इस 500 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, 60 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना 120 ग्राम। ये क्या निकल के आया है, सॉल्यूट का परसेंटेज है।
टोटल 500 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट कितना है 60 ग्राम 1 का है सॉल्यूट और 60 ग्राम किसका है 2 से आया है। अब आपको बोलता है कि 120 ग्राम 500 का कितना परसेंटेज है, तो 120 ग्राम बटे 500 इंटू 100। नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए कैसे निकल के आया। मैं क्या कह रहा हूं, कहता है कि इसमें सॉल्यूट का जो है सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, तो टोटल सॉल्यूशन 500 है उसमें सॉल्यूट कितना है 120 है। तो भाई 500 का 120 कितना है, तो 120 बटा 500 गुना 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं यार। मान लो 500 नंबर का परीक्षा हुआ, उसमें मुकेश ने 120 नंबर लाया है। मुकेश कितना मार्क्स लेकर आया है 120, तो ऊपर में क्या रखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, 120 लाया है ना, कितना में से 500 में से। तो 500 में से 120 क्या है सॉल्यूट है, सॉल्यूट का परसेंटेज निकालने बोला है। अगर सॉल्वेंट का निकालने बोलता तो क्या करते 380 रखते यहां पर, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर 500 ग्राम हुआ होगा। तो जब 120 ग्राम सॉल्यूट है तो 380 ग्राम क्या रहा होगा सॉल्वेंट रहा होगा। तो हम कह सकते हैं 120/500 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 120/5, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का टेबल कितना टाइम 2 टाइम, कितना हो गया 10, 100, 5 का टेबल 20, 220, अरे सॉरी देखते हैं तो कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। 5 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे 2 टाइम पढ़ेंगे, 10 चला जाएगा, बचेगा 220, 5 4 जा 20, 24। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 24, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 24% क्या निकल के आया बच्चों, 24% क्या निकल कर आया सॉल्यूट का परसेंटेज निकल करके आया टोटल सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन का नहीं था, ये मास परसेंटेज का ही क्वेश्चन था। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन था, पर ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको निकालने आने चाहिए। इसमें केमिस्ट्री कहीं नहीं लग रहा है, बेसिक मैथ्स लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, फिर आगे चलेंगे। अब हो गया ये मोल फ्रैक्शन तो हो गया। मोल फ्रैक्शन से 2 टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का अगर होता है तो। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। क्लास में क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए तो हांफने लगा बच्चा लोग, ये क्वेश्चन ही नहीं बना, होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, छोटा सा क्वेश्चन था, इसी में बच्चे फंस गए। इसको ट्राई करना है एक बार आपको, इतना सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जरूरी नहीं ना है जी कि एकदम जैसा एकदम सिंपल A B दे दिया निकालने बोल दिया। हर साल कितना यही चीज देगा, थोड़ा दिमाग को बड़ा भी तो करना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है और इसके हिसाब से फाइंड कर रही है कि हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे चीजों को। क्वेश्चन क्या कहता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन 5 मोलल एक्वस एल्कोहल सॉल्यूशन इज, यानी इथेनॉल का एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मोलल, कितना दिया हुआ है 5 मोलल। तो बताइए कि उसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन क्या चीज का है एक्वस इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि C2H5OH ये इथेनॉल है और दूसरा आपके पास वाटर है, और इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इथेनॉल और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। और ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भाई साहब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मोलल दिया है। ये सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है जी 5 मोलल दिया है, इसका मतलब मोलैलिटी दिया है। अब बताओ बच्चों, क्या हम 5 मोलल को लिख सकते हैं 5 मोल पर केजी? अरे मोलल मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर केजी होता है कि नहीं। तो 5 मोलल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया 5 मोल पर केजी। अब बताइए मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, बताओ मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है कि नहीं होता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है कि नहीं होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला ये है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ऊपर वाला को ऊपर वाले से कंपेयर करो, नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करो। मैंने कहा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है 5 मोलल, हम 5 मोलल को 5 मोल पर केजी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी
या मोलल, दोनों सेम चीज है। तो 5 मोलल को 5 मोल पर केजी लिख दिए। अब हम जो यूनिट के हिसाब से डेफिनेशन से कंपैरिजन कर दिए। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया आपको? 5 मोल मिल गया। यहां जो आपका इथेनॉल है वो आपका सॉल्यूट है। क्या है ये? आपका सॉल्यूट। और वाटर जो यहां पर है वो क्या है आपके पास? सॉल्वेंट है। तो क्या सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया? मिल गया। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? बी, यानी बी का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब ए का नंबर ऑफ मोल्स देखना है। ए का यानी वाटर, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स दिया है? नहीं। क्या दिया है? वाटर का क्या दिया है? मास। अरे 1 केजी दिया है। डिनोमिनेटर में क्या होता है मोलैलिटी का? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। तो सॉल्वेंट कितना है? 1 केजी है। 1 केजी मतलब कितना है? 1000 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000 ग्राम। हमको क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए कि मोल चाहिए? मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों का मोल ना चाहिए। अब इसका तो मोल दिया हो पका पकाया, भाई अल्कोहल का मोल तो पका पकाया 5 मोल दे दिया, और इसका क्या दे दिया है? मास। कोई बात नहीं। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आ जाएगा? 55.55 मोल। ये क्या निकल के आ गया? ए का नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गया। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास दिया था और बी का नंबर ऑफ मोल्स दिया था। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया मास बाई मोलर मास से, और बी यानी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे? ए का नंबर ऑफ मोल्स पता है, बी का नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है जी? द मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का, यानी बी का निकालना है। कोई बात नहीं, बी का निकालना है तो निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड काई बी। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। यहां पर ए वाटर है और बी क्या है? अल्कोहल है। चलो देखो जरा, ऊपर में क्या है? बी। ऊपर में क्या है? बी है ना। देखो बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5 है, और इसका कितना है? 55.55। तो बी का नंबर ऑफ मोल्स दिया है 5 और ए का कितना दिया है? 55. ए का कितना दिया है? 55.55। 55.55 प्लस 5, ऐसे ही तो निकलेगा भाई। बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना? 5 और ए का कितना? 55.55 मोल वाटर का निकल के आया, और अल्कोहल का कितना है? 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बाई 60.5 60.55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60.55। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ऊपर में क्या चला जाएगा? 2 अंक बाद है 500, और यहां क्या हो जाएगा? 6055 होगा कि नहीं होगा? जब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या था क्वेश्चन? ये तो देखो, तो डी ऑप्शन तो मैच नहीं किया भाई साहब, डी ऑप्शन तो मैच नहीं किया। ए ऑप्शन मुझे लग रहा है कि मैच करेगा। इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 0.082। क्या आएगा? 0.082 आएगा। और देखो ये किसके बराबर है? ए ऑप्शन के बराबर है। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? 5/55.55। क्या 5/55.55 आया है? नहीं। क्या आया है? 5/60.55 आया है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, वैल्यू 0.082 वाला ही ऑप्शन मैच करेगा। यानी हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ गया है? ऑप्शन ए आ गया है। तो इस तरह से भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन मोलैलिटी दिया हो तब भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये नहीं कि डेटा इनसफिशिएंट है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये सब लॉजिक मत लगाइए। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जितना मुझे आता है मैं सब आपको बताते जा रहा हूं, तो फिर जितना मैं कैसे बना लेता हूं आप कैसे नहीं बना पाते हैं? इसका मतलब है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप भी अभ्यास करेंगे तो 15 दिनों में, 20 दिनों में धीरे धीरे आप भी सवालों को बनाने लग जाएंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद तो मोल फ्रैक्शन से आई थिंक सो आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन अब आपका बन जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन के बाद आगे हम लोग चलते हैं और आगे पढ़ेंगे हम लोग अब नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे? नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट आते हैं और हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी पर। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है? चलिए नॉर्मेलिटी की तरफ आगे चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं। और ये आपका है नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी क्या चल रहा है हम लोगों का? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेज, फिर हमने पढ़ा मोलैरिटी, फिर हमने पढ़ा मोलैलिटी, फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी, यानी ये 5वें नंबर का टॉपिक होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों? ये 5 नंबर का टॉपिक होगा, नॉर्मेलिटी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अब क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, न्यूमरेटर में क्या रखना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर ये चीज आपके लिए नया है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि जब आप मोलैरिटी निकालते थे तो मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या करते थे? मोलैरिटी जब आप निकालते थे तो आप लेते थे, यहां लिखना ठीक नहीं है, ठीक है, देखते हैं। देखिए तो जरा, जब आप मोलैरिटी निकालते थे तो क्या करते थे? मोलैरिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लेते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज में लेते थे? लीटर में। तो यहां का क्या आता था? मोल, और यहां का क्या आता था? लीटर, और इसीलिए मोलैरिटी का यूनिट होता था मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता था? मोल पर लीटर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे और नॉर्मेलिटी को एन से करेंगे, कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपके लिए नया है, अभी सिखाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या चीज में यहां पर भी लेना है? लीटर में लेना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब मोलैरिटी में यहां मोल था और यहां लीटर था तो यूनिट हुआ मोल पर लीटर, इसका यूनिट हुआ मोल पर लीटर। तो यहां पर मोल की जगह पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है? लीटर। यानी नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। या फिर इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? सिर्फ एन। जैसे मोलैरिटी को हम लोग क्या कहते थे? एम कहते थे। वैसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सिर्फ कैपिटल एन से भी हम नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? क्योंकि मोल निकालना तो सर हमको आता है, मास बाई मोलर मास। आते हैं पीछे, देखिए जरा इसका डेफिनेशन क्या है। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करिए आप लोग। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, इसका यूनिट क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पहला चीज, 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव कि यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होगा? तो जवाब होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या कैपिटल एन। दूसरा चीज, क्या नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज करने से नॉर्मेलिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, तो इसके फॉर्मूला में कहीं टेम्परेचर तो डायरेक्ट नहीं है, पर फॉर्मूला में वॉल्यूम है कि नहीं है? है। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होगा। याद करो ना, मोलैरिटी में बताए थे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन द मोलैरिटी गेट डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहां पर भी वही बात है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट का रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगा? घटेगा। यानी टेम्परेचर चेंज करने से नॉर्मेलिटी भी चेंज होगा और मोलैरिटी भी चेंज होगा, मोलैलिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है, तो क्या है? उसमें मास है, और टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता है।
तो जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम दिखाई दे समझ जाइएगा कि टेम्परेचर चेंज करने से वो चेंज होगा। अगर फॉर्मूला में टेम्परेचर नहीं है, फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो दो ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। अब यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? देखिए न्यूमेरिकल बनाने का दो तरीका है, लेकिन पहले हम नॉर्मल बेसिक मेथड बताते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट जब तक निकालने नहीं जानेंगे आप, तब तक नॉर्मेलिटी का सवाल नहीं बनेगा आपसे। चलिए तो आते हैं कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, देखते हैं। एक बात समझिए, सबसे पहले जब आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। नॉर्मेलिटी निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में होता है, डिवाइडेड बाय, यहां सॉल्वेंट का कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज में लेना है? लीटर में। अब जब नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहां आकर फंस रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी निकालना हो किसी भी चीज का, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के हिसाब से ही बात करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो यहां पर मास किसका लेंगे? जाहिर सी बात है भाई, जिसकी शादी होगी भाई दूल्हा बनेगा, और दुल्हन भी उसी की होगी। इसका मतलब अगर सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। और इक्विवेलेंट मास भी किसका लेंगे बच्चों? तो इक्विवेलेंट मास भी सॉल्यूट का ही लेंगे। सर ये तो ठीक है मास, फिर फंस गए सर, इक्विवेलेंट मास तो हमको आता नहीं है निकालने। तो देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो कभी भी अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इस वैलेंसी को एन फैक्टर भी कहा जाता है। वैलेंसी को क्या कहा जाता है? एन फैक्टर भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर नॉर्मेलिटी निकालना हो तो सबसे पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय वैलेंसी या एन फैक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंसी या एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वैलेंसी निकालने नहीं जानेंगे तब तक आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे, और जब इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे, और जब आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे तो आप नॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाएंगे। यानी सारा खेल जो है वो नॉर्मेलिटी के लिए सारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एन फैक्टर, यानी कि वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसको पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, इसके बाद आपको हम सिखाते हैं हाउ टू फाइंड वैलेंसी। क्योंकि जब तक आप वैलेंसी निकालना नहीं सीखेंगे आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे। जब इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। कॉपी करिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे। अब मैं चल रहा हूं, आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल है हाउ टू फाइंड वैलेंसी, किसी भी चीज का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है एन फैक्टर, भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है कि वैलेंसी या एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? विच लिबरेट H+ आयन, जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड क्या होता है? विच लिबरेट H+ आयन, जो H+ आयन का त्याग करे वो एसिड कहलाता है। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? एसिड का अगर एन फैक्टर देखना है या इसका वैलेंसी देखना है तो इसको देखने के लिए क्या देखना चाहिए कि वो नंबर ऑफ H+ आयंस कितना लिबरेट कर रहा है, कितना नंबर ऑफ H+ आयन का त्याग कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी कही जाएगी।
नहीं समझे सर। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास क्या है, HCl है, तो HCl एक एसिड है, टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये जो HCl टूटा तो वो कितना H प्लस लिबरेट किया, 1 किया, यानी हम कहेंगे कि HCl की जो वैलेंसी है या N फैक्टर है वो क्या है, 1 है। एसिड को बेसिसिटी कहते हैं, एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी भी कह सकते हैं, और बेस के वैलेंसी को एसिडिटी कहा जाता है। अभी आगे पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में। फिलहाल अब अगर मान लो आपके पास क्या है, H2SO4 दूसरा एसिड है, जब ये टूटेगा तो क्या देगा भाई, 2H प्लस, और साथ में क्या होगा, SO4 2 माइनस। सर यही तो नहीं जानते हैं सर, आप यहां 2 माइनस कैसे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस तो आएगा, तो 2 हाइड्रोजन पर कितना प्लस, 2 प्लस। इस 2 प्लस को न्यूट्रल करने के लिए कितना माइनस होना पड़ेगा SO4 पे, 2 माइनस। यानी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर H2SO4 कितना H प्लस का त्याग किया, 2 H प्लस लिबरेट किया, तो हम कहेंगे यहां H2SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2। इसी प्रकार हम लेते हैं H3PO4 लेते हैं। H3PO जब टूटेगा तो क्या टूटेगा भाई, 3H प्लस प्लस क्या हो जाएगा, PO4 पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस तो 3 हाइड्रोजन पर 3 प्लस, उसको सेटिस्फाई करने के लिए PO4 पर 3 माइनस। तो यहां H3PO4 जो है वो 3H प्लस को त्याग कर रहा है, यानी हम कहेंगे कि यहां H3PO4 की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा सर समझ गए, ऐसे निकालना था, हाँ ठीक समझे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, H3PO3 है, तो बताइए कि ये कितना H प्लस का त्याग करेगा, तो ये त्याग करेगा 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। सर यहां 3 हाइड्रोजन है, आप यहां 2H प्लस लिख रहे हैं, सर लगता है गलत लिख रहे हैं, सर नशा करके बैठे हुए हैं। सर नशा नहीं किए भाई, यही एग्जाम में क्वेश्चन आना है H3PO3, और ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। बस सर इसी में मूड खराब मेरा हो जाता है। ठीक सीख रहे थे, अब आप नया लॉजिक लगा दिए। यहां पर जब एक हाइड्रोजन था तो 1 दे रहा था, 2 था तो 2 दे रहा था, 3 था 3 दे रहा था, फिर यहां 3 था 2 कैसे दे दिया सर। एक्चुअल में इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि पहले स्ट्रक्चर जो है कि वो क्या है, इसका कैसे H प्लस लूज, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे वो H प्लस लूज करता है। पहले समझिए ध्यान से, जरा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। पहले हम H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। H3PO4 की बात, वैसे हम लोग को पी ब्लॉक में पढ़ना है, H3PO4 का सबका स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन पहले आपको बता दें कि H3PO4 में फास्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वो एटम जो बीच में रहता है और बाकी के एटम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो जो सेंटर में रहता है उसको क्या कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं। यहां पर जो है फास्फोरस की संख्या सबसे कम है, इसीलिए फास्फोरस सेंट्रल एटम है। पढ़े होंगे आप लोग क्लास 11th में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जिस एटम की संख्या सबसे कम होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, वो सेंट्रल एटम होता है। आपने वहां ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप इतना समझ लो कि H3PO4 में फास्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम है। अब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन हमेशा एक डबल बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन हमेशा एक डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 2,6। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो 2 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो डबल बॉन्ड बनाए चाहे सिंगल 2 बॉन्ड बनाए, पर ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि 2 का जरूरत है उसको। अच्छा एक बात आपने यहां ये भी पढ़ा होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कि सेंट्रल एटम डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, सेंट्रल एटम फॉलो कोवैलेंसी। सेंट्रल एटम के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो यह आवश्यक नहीं है, उसके बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फास्फोरस जो है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आएगा 15, 2,8, 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 घट रहा है, कायदे से 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, पर फास्फोरस यहां पर सेंट्रल एटम की भूमिका में है तो वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी कोवैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है। कोवैलेंसी क्या होता है सर, तो बता चुके हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसमें से वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बॉन्ड बनाने में भाग ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर के रूप में रखता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज लोन पेयर, उसी को कहते हैं कोवैलेंसी। नहीं समझ में आया तो क्लास 11th का लेक्चर जाके देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का, वहां पे आपको समझाया गया है कोवैलेंसी क्या होता है।
अब देखिए फास्फोरस यहां पर 5 बॉन्ड बनाना है, तो 2 बॉन्ड बना रखा ऑक्सीजन के साथ, बचे 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना है 4, खपत कितना हुआ है 1, बचे कितने 3, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड। अब देखो इस प्रकार फास्फोरस ने 5 बॉन्ड अपने पूरे कर लिए। अब ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड बनाना है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितना है 3, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये जिसके साथ भी रहेंगे उसका इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने दे दिया ऑक्सीजन को, तो यहां पर ये हाइड्रोजन क्या बनकर बाहर निकल जाएगा बताइए? ये हाइड्रोजन क्या बनकर बाहर निकल जाएगा? H+ बनकर बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन भी क्या होगा? H+ बनकर बाहर निकलेगा। और ये हाइड्रोजन भी क्या बनकर बाहर निकलेगा? H+ बनकर बाहर निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन पर प्लस आएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस। टोटल कितना माइनस हुआ? तीनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस आ गया, 3 माइनस हुआ। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा? PO4 3 माइनस। PO4 ऑक्सीजन कितना है 4, और लेकिन -3 ही पर ना आ रहा है, इस पर तो नहीं आ रहा है, इसलिए हमने लिखा PO4 3 माइनस। और 3 हाइड्रोजन 3 H+ बनकर बाहर निकला है, इसीलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि H3PO4 की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 3 है। अब अगर हम बात करें H3PO इसकी बात करें, ये तो ठीक है समझ में आ गया सर। अगर H3PO3 की बात करें तो इसी प्रकार H3PO3 का स्ट्रक्चर बनेगा। तो फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन रहेगा। उसके बाद देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इसका बना रहे हैं, नीचे वाले का बना रहे हैं, किसका? H3PO3 का बना रहे हैं। तो जब H3PO3 का बना रहे हैं तो ऑक्सीजन 3 है। एक ऑक्सीजन तो यहां खपत हो गया ऊपर में, बचे कितने ऑक्सीजन? 2। तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, और हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बताइए तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में कहीं पर फास्फोरस है? जवाब है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोरस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, यानी कि फास्फोरस जो है वो हाइड्रोजन के इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में कैपेबल नहीं है। जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये तो धोखेबाज है, ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर होगा और ये हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन जो फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फास्फोरस से जुड़ा है। तो क्या हुआ? फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को नहीं देगा और इस प्रकार हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर नहीं होगा। यानी देखने में यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है ऊपर वाले की तरह, लेकिन एक हाइड्रोजन यहां फास्फोरस से जुड़ा है, यानी सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर निकलेगा। और इसीलिए H3PO3 का वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम लिखेंगे कि यहां जो इसकी वैलेंसी है वो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। भाई साहब नहीं समझ पाए? तो इस प्रकार हम लोग किसी भी, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बाकी कभी भी अगर आ जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास आ गया H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाने आ गया, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भाई कैसे कैसे सेट करना है, कितना H+ देगा। अब आप यहां देखिए 3 हाइड्रोजन है पर यहां एक ही H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड में जाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन ऐसा होगा ना जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यानी ये क्या देगा? H+ प्लस क्या हो जाएगा? H2PO2 माइनस, और इसकी वैलेंसी यहां पर क्या हो जाएगी? तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, बेस के लिए बारे में देखते हैं कि बेस का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। हमने क्या कहा बच्चों कि एसिड के वैलेंसी को हम लोग n फैक्टर भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं? एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिसिटी। यहां लिखना ठीक नहीं होगा, वो एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी कहा जाता है। एसिड के वैलेंसी को क्या कहा जाता है? बेसिसिटी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एसिड के स्ट्रेंथ को एसिडिटी नहीं बेसिसिटी कहा जाता है। उसी प्रकार बेस के स्ट्रेंथ को एसिडिटी कहा जाता है। चलते हैं आगे, जो कॉपी कर ले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं,
कॉपी करें इसको फटाफट, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछेंगे। नाउ आगे चलते हैं, अब हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बेस। बेस क्या होता है? विच लिबरेट OH माइनस। बेस उसको कहते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करता है, जो OH माइनस आयन का त्याग करता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? बेस कहते हैं। अच्छा, बेस के बारे में क्या देखना है कि ये कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन लिबरेट करता है, कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन लिबरेट करेगा, इसी को क्या कहेंगे? वैलेंसी, या इसी को क्या कहेंगे? एन फैक्टर, या इसी को क्या कहेंगे? एसिडिटी। किसका? बेस का। किसका जी? बेस का। तो बेस के स्ट्रेंथ को वैलेंसी, एन फैक्टर या एसिडिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल है। मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटेगा तो क्या होगा? Na प्लस OH माइनस। कितना OH माइनस का त्याग किया? एक OH माइनस का त्याग किया, तो हम कहेंगे भाई इसकी जो वैलेंसी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वह 1 है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या देगा? कैल्शियम पे 2 प्लस होगा। भाई कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है यार, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 का है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो ना, कैल्शियम 20 है, 2,8,8,2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए कैल्शियम पर 2 प्लस, और साथ में क्या आएगा? 2 OH माइनस। तो हम कहेंगे कि यहां जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है जी? 2 है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक और ले लें, AlOH थ्राइस है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? 3 OH माइनस। यहां कितना OH माइनस है जी? 3, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो बेस का वैलेंसी ऐसे निकाला जाता है। इसी प्रकार अगर कभी साल्ट का वैलेंसी निकालना है, साल्ट क्या होता है? जिसमें प्लस माइनस दोनों आयन प्रेजेंट होता है, तो साल्ट का वैलेंसी कभी निकालना हो तो देखना है चार्ज ऑन केटायन। क्या देखना है? चार्ज ऑन केटायन। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन पर कितना चार्ज है वो देखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, टूटेगा तो क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। यहां Na प्लस पर कितना प्लस चार्ज है? 1 प्लस है, तो हम बोलेंगे कि NaCl का जो वैलेंसी है वो कितना है? 1 है। इसी प्रकार मान लीजिए MgCl2 है, इसी प्रकार यहां जगह नहीं है, चलो समझ जाओगे आप। MgCl2 है तो MgCl2 के लिए क्या होगा? जब टूटेगा तो क्या देगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहां इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम पर देखो कितना प्लस चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी प्रकार अगर मान लो भाई साहब AlCl3 होता, क्या होता? AlCl3 टूटेगा तो क्या देगा? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। यहां एल्यूमिनियम पर कितना प्लस चार्ज है? 3 प्लस, यानी हम कहेंगे कि AlCl3 की वैलेंसी कितनी है जी? 3 है। तो समझ में आया किसी एसिड का, बेस का या साल्ट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एसिड के बारे में देखना है कि वो कितना H प्लस का त्याग कर रहा है, बेस के बारे में देखना है कि वो कितना OH माइनस का त्याग कर रहा है, साल्ट के बारे में देखना है कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक आयन है, उस मेटालिक आयन पर कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी 1, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी 2। अगर आयन पर प्लस चार्ज की संख्या 3 है तो हम कहेंगे कि उसका वैलेंसी कितना है? 3 है। तो इस प्रकार बेस का, इस प्रकार साल्ट की वैलेंसी निकाली जाती है। अब जब वैलेंसी निकालना सीख गए, अब पीछे आते हैं, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब पीछे आते हैं, देखिए अब आप देखो, अब आपने वैलेंसी निकालना सीख गया ना बच्चों। मोलर मास तो निकालने हम बचपन से जानते हैं, तो मोलर मास आता है, वैलेंसी आता है, तो क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। जब इक्विवेलेंट मास निकालने आता है, मास दिया रहेगा और ये तो निकालने आ ही गया इक्विवेलेंट मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो भाई नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। लेकिन इतना लंबा मेहनत करके, इतना लंबा मेथड से आपको नॉर्मेलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी इतना सारा चीज को हम एक लाइन में शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में सवाल बनाएंगे। ये नहीं कि साला पहले ये वैलेंसी लगा के पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। उतना देर में दूसरा बच्चा 3-4 क्वेश्चन बना के आपसे आगे निकल चुका होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल बेसिक होगा यहां से। तो कैसे हम क्वेश्चन को बनाए, बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए
तो इसका शॉर्टकट निकालना चाहते हैं, सबको नोट डाउन करते जाएंगे, ये नहीं खाली कहानी सुन रहे, भजन चल रहा है बस सुनते जा रहे हैं। नोट कॉपी में नोट्स नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बंद कीजिए, आप जाइए आराम सोइए, आप जब पढ़ने का मन करे तब पढ़िएगा। जबरदस्ती ये टाइम पास मत कीजिए कि बस खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई बॉलीवुड का मूवी चल नहीं रहा है कि एकदम दिमाग में आपका सेट होता जाएगा ना ये सब चीज। देखिए तो नॉर्मेलिटी निकालने शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, WB बाई EB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML। इस फॉर्मूला से आप एक लाइन में ही नॉर्मेलिटी निकालेंगे। जहां पर नोट करके इसको कहीं लिख लीजिएगा, नोट करके, वेयर WB, W मतलब क्या बताए हैं, मास, और B मतलब क्या बताए हैं, सॉल्यूट। EB का मतलब क्या है भाई, E का मतलब है इक्विवेलेंट मास, E का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास, और B का मतलब क्या बताया गया है, सॉल्यूट। और आप सभी जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है जी, तो जो अगर आपके पास मोलर मास है उसको डिवाइड कर देना है वैलेंसी से। मोलर मास क्या होता है बता चुके हैं MB में। अरे वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, बताए थे मोलैरिटी में। यहां पर क्या है, वहां वर्किंग मशीन था, यहां वर्किंग इंजन है। वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, इससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। इंजन क्या है, इक्विवेलेंट मास, वहां पर मास बाई मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स देता था, और यहां पर मास बाई इक्विवेलेंट मास क्या दे रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है। यानी ये जो आपने लिखा है WE बाई EB, ये आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है। क्या दे रहा है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, किसका, B का। B मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। तो यहां पे वहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहता था, इसलिए मास बाई मोलर मास लेते थे। यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इसलिए मास बाई इक्विवेलेंट मास ले रहे हैं। तो कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल जैसे मास बाई मोलर मास होता था वैसे मास बाई इक्विवेलेंट मास से ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, तो मोलर मास बाई वैलेंसी। अभी क्वेश्चन कराएंगे, बेटर समझ में आएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ अपने आप समझ में आती हैं, ज्यादा एफर्ट लगाइएगा तो नहीं होता है, कभी कभी अपने आप समझ में आ जाता है। 2 मिनट धैर्य तो रखो, अभी सब समझ में आएगा। अब उसी प्रकार क्या है आपके पास, VML क्या है, VML का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। VML का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज में लेना है, ML में, परंतु आंसर क्या चीज में आएगा, लीटर में। क्यों, यहां 1000 कन्वर्टर लगा है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैपिटल N खाली लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो WB EB VML पता चल गया। और N का मतलब क्या बताया गया भाई, तो N का मतलब तो नॉर्मेलिटी होता है, पता ही है कि N क्या है आपके पास, नॉर्मेलिटी है। N क्या है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है जी, तो इसको लिखे कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। बार बार यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो हमने इतना लंबा लिखा है, ये जो इतना लंबा स्टेप कराए हैं, इसी को हम एक लाइन में, एक फॉर्मूला में हम आपको क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। इतना सारा चीज निकालने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो भाई ऐसे आएगा, वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, डायरेक्ट लगाइए, आपका डायरेक्ट नॉर्मेलिटी बनकर तैयार है। क्वेश्चन करके दिखाते हैं बेटर समझ में आने के लिए। सवाल पर आते हैं, देखिए इसको कॉपी करिए फटाफट पहले, फिर आगे बात करेंगे। जरा सोचिए जरा, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया है, VML आपको दे दिया है 250 ml, और जिसमें सॉल्यूट का मास भी दे दिया। देखो बेटा H2SO4, WB भी आपको दे दिया है, और H2SO4 का फॉर्मूला दे दिया, माने मोलर मास का भी जुगाड़ हो गया है। देख रहे हो, WB मिल गया, MB मिल गया, VML मिल गया, वर्किंग मशीन विमला सब मिल गया, तो मोलैरिटी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी रेस्पेक्टिवली आर, कोई बात नहीं, पहला आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML। WB का मतलब क्या है, सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट यहां पर क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 क्या है यहां पर, सॉल्यूट है।
भाई H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 और वाटर को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। अब H2SO4 क्या होगा? कम मात्रा में है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो भाई H2SO4 का मास दिया है, देखो तो 24.5 दिया हुआ है, तो 24.5 मास। H2SO4 का मोलर मास कितना? H2SO4 का मोलर मास 98 इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 250 ml। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका 24.5 का टेबल मुझे लगता है 24 चक 96 होता है ना, यानी 4 बार पढ़ेंगे तो 98 कटेगा। 250 का पहाड़ा कितना बार? 4 बार, तो 1000 4 4 कट गया, क्या आ गया? 1m। मोलैरिटी तो भाई साहब 1m आया है। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, ये ऑप्शन सही नहीं टाइप किया है, इसने गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन ठीक है, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन पे मत जाइए आप, क्योंकि यहां 2 चीज निकालने बोला है तो 2 ऑप्शन होना चाहिए था ना, तो 2 ऑप्शन तो दिया नहीं है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, जहां WB का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, और H2SO4 यहां पर सॉल्यूट है और उसका मास कितना है? 24.5, तो हमने यहां लिया 24.5। नीचे क्या है? MB। MB क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी निकालने का यही फॉर्मूला बताए हैं यार, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, तो मशीन क्या है? मोलर मास ऑफ। अब H2SO4 का मोलर मास तुमको नहीं निकालने आता है तो क्या कर रहे हो यहां पर? तुम 12th का लेक्चर क्यों देख रहे हो? तुमको मोलर मास पहला ही लेक्चर में आपको बता चुके हैं हम। अब तुमको मोलर मास नहीं निकालने आएगा तो हम क्या करेंगे बताइए? कब हम छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे तो आगे कब पढ़ाएंगे? इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, कहां से सीखेंगे जब आप मोलर मास में ही उलझे हुए हैं? तो H2SO4 का जाके पीछे का लेक्चर देखिए, H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में ट्यूशन क्लास कुछ नहीं करते हैं, बस सोते हैं इंस्टाग्राम में खाली रील शेयर करते हैं, इसको उसको मैसेज स्टेटस डालते हैं, देखते हैं कौन कौन देखा कौन नहीं देखा, काहे नहीं देखा, यही सब में उलझा के 11th खत्म कर देता है, और 12th में फिर आता है ट्यूशन करने और कुछ नहीं आता है उसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोलिए, आए क्या होता है उसको यही नहीं पता है कुछ भी, बिल्कुल कौन कौन से चैप्टर का नाम है क्लास 11th में वो भी नहीं पता है, बेकार साइंस ले लिया वो। अरे साइंस अब तुम्हारा लेगा भाई, तुम आर्ट्स के लायक भी नहीं थे, कॉमर्स के लायक भी नहीं थे, तुम गलती साइंस ले लिए। पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, इसमें बहुत ताकत है दोस्त, इसको समझिए आप। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बाद में लेट हो जाएगा बहुत, जब तक आप समझेंगे तब तक। यह आपकी स्थिति को बदल सकता है, इसमें इतनी ताकत है। बहुत लोग कहता है कि पढ़ के कोई राजा बना है, कैसे नहीं बना है? पढ़ के लोग भगवान बन जाता है, तुम राजा की बात कर रहे हो। पढ़ के लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके माता पिता बीमार हो जाएं, कभी ईश्वर ना करे ऐसा हो, अब डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वो डॉक्टर के पास अगर आकर के आपका इलाज कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या रात के 1 बजे आकर के आपकी माँ परेशान है, दर्द से करा रही है, पिताजी परेशान है, अब नहीं बचेंगे, वो डॉक्टर आकर के छोटा सा टैबलेट दे करके, छोटा ऑपरेशन करके वो आपके पेरेंट्स को बचा लेता है अगर, तो वो आपके लिए भगवान ही है, भगवान से कम नहीं है, शायद उससे ऊपर भी है। तो कहने का मतलब ये नहीं आप कह सकते हैं कि पढ़ लिख कर कोई राजा नहीं, पढ़ लिख कर लोग भगवान बनते हैं। और वो बेटा जो पढ़ लिख करके अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है वो भगवान से कम नहीं होता है, वो समाज के लिए धब्बा नहीं है, वो भगवान ही है सोसाइटी के लिए, कि वो पीसफुल लाइफ जी रहा है और सोसाइटी को पीस प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं कर रहा है वो, खाली यहां उर्सुलाइन छुट्टी हुआ चलो रे, वीमेंस छुट्टी हुआ चलो रे, टाइम हो गया। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दें, ज्यादा कोई आपको दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो आप स्वयं है, बाकी सब कोई आपको यूट्यूब कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी भाई साहब कि मुझे कुछ करना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलो देखो अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है WB/EB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML। WB क्या होता है? WB बता चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। यहां H2SO4 सॉल्यूट है, उसका मास कितना? 24.5। और EB कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास। EB का मतलब अभी तुरंत बताए हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं जी? मोलर मास बाई वैलेंसी निकालते हैं कि नहीं? इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं। EB निकालने का फॉर्मूला होता है MB/N फैक्टर। बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? होता है।
तो इक्विवेलेंट मास ऐसे ही तो निकालते हैं, मोलर मास बाई एन फैक्टर। बताइए H2SO4 का मोलर मास कितना, 98। बताइए H2SO4 का वैलेंसी कितना, अभी तुरंत ना बताए कि H2SO4 कितना H प्लस का त्याग करेगा। H2SO4 कितना H प्लस का त्याग करेगा जी, 2 H प्लस का त्याग करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना है, 2। उसको डिवाइड कर देना है ना वैलेंसी से, उसको क्या कर देना है, वैलेंसी से डिवाइड कर देना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML। VML कितना, 250। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 24.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 98, सब कटेगा आसानी से। 1000 डिवाइडेड बाई क्या, 250। बताइए क्या होगा, ये हमने कहा कि 4 बार में कट रहा है, 2 का पहाड़ा 2 बार में, 250 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 2 2 4 यानी 2n, यानी नॉर्मेलिटी क्या निकल के आया, 2n, और मोलैरिटी क्या निकल के आया, 1m। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब तुमसे अगर तुम लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, उतना देर में कहानी खत्म है तुम्हारा। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले तुम वैलेंसी निकालोगे, फिर मोलर मास निकालोगे, फिर इक्विवेलेंट मास निकालोगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, तब नॉर्मेलिटी निकालोगे, तो कहानी खत्म ही है ना तुम्हारा। डायरेक्ट एक लाइन में याद रखना है, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला। डायरेक्ट इंजन कैसे निकालना है, तो मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। बाकी डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, वहां से क्वेश्चन जाके सॉल्व करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको पीडीएफ गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, वहां से वो सॉल्व करेंगे। सीबीएसई का अलग डीपीपी है, स्टेट बोर्ड का अलग डीपीपी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद कॉपी करें इसको। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, सर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अब नॉर्मेलिटी निकालने का 2 तरीका बताया गया है। जरा वापस आइए थोड़ा सा, देखिए जरा, नॉर्मेलिटी निकालने का एक फॉर्मूला और बताया गया है, मेथड 2। यहां क्या लिखा हुआ है, मेथड 2। ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना मोलैरिटी दिया रहेगा आपको, और वैलेंसी तो आपको निकालने आता ही है, तो डायरेक्ट मोलैरिटी को वैलेंसी से गुना कर देंगे ना, तब भी नॉर्मेलिटी निकल कर आता है। ये आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला को ध्यान से विजुअलाइज करेंगे ना, अगर आप में समझदारी होगा तो आप देख के समझ जाएंगे। जो हमने वहां फॉर्मूला लिखा है, मास वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, अभी जो क्वेश्चन कराए उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप यही पाएंगे कि अच्छा मोलैरिटी को खाली वैलेंसी से गुना कर देना है, तब भी नॉर्मेलिटी निकल कर आ जाएगा। यानी एक बात याद रखिएगा, कभी किसी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी दिया है तो हम मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी, इससे जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, यानी कि n फैक्टर। देखो कैसे निकालेंगे, यहां से क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला तुम देखो अभी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा क्या कहता है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज। एक सॉल्यूशन दिया है आपको, फॉस्फोरस एसिड का सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन दिया है H3PO3 का, और उसका मोलैरिटी दिया हुआ है। सर आप कैसे जान गए सर कि मोलैरिटी दिया है, यहां कैपिटल M लिखा है ना प्यारे, तो कैपिटल M तो मोलैरिटी का यूनिट होता है ना, तो मोलैरिटी दिया है, और यहां H3PO3 से आप वैलेंसी निकाल लेंगे। अभी तुरंत बताए ना H3PO3 का वैलेंसी, जरा देखो तो जरा, एक्सेप्शन बोले थे एग्जाम में वही आएगा। देखिए जरा, अभी हमने क्या कहा, यहां पे टिक भी मैं किया हूं, मैं बोला एग्जाम में यही आएगा। H3PO3 की जो वैलेंसी है, H3PO3 की वैलेंसी क्या है, 2 है। कितनी वैलेंसी है, देखने में लग रहा है 3 हाइड्रोजन है, पर यहां 3 हाइड्रोजन नहीं होता है। हम स्ट्रक्चर बना करके भी समझाए हैं H3PO3 का,
और इसकी वैलेंसी देखने में 3 लगती है पर होती नहीं 3 है, 2 होती है। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बच्चे यही गलती करते हैं और इसीलिए एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक इसी की होती है। यानी H3PO3 की जो वैलेंसी है बच्चों वो क्या है प्यारे, 2 है। चलिए तो वैलेंसी H3PO3 का 2 समझ में आपको आ गया है, यानी इसका वैलेंसी कितना होता है 2 और इसका मोलैरिटी कितना दे दिया है बाबू, इसका मोलैरिटी दिया है 0.3 m और क्या निकालने बोला है प्यारे, नॉर्मेलिटी। तो अभी तुरंत आपने क्या फॉर्मूला सीखा है कि नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। मोलैरिटी कितना है 0.3, वैलेंसी कितना है 2, क्या हो जाएगा 0.6 n और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन हाँ अगर तुम नॉर्मेलिटी पढ़ के जाओगे तब नहीं क्वेश्चन बनेगा। अब तुम नॉर्मेलिटी पढ़ के ही नहीं गए हो, एग्जाम के एक रात पढ़ने वाले हो तुम, 1 नाइट फाइट। तो 1 नाइट फाइट में गड़बड़ा जाएगा बाबू कहानी। हर चीज 1 नाइट फाइट में तुम नहीं कर सकते हैं आप, तो 1 नाइट फाइट नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही डेली मेहनत करिएगा, ईमानदारी से 1-2 घंटा भी अगर पढ़िएगा तो बहुत परिवर्तन अपने आप में आपको देखने को मिलेगा। ये खेत में कुदाल चलाने का काम नहीं है या कपड़ा धोने का काम नहीं है कि 3 घंटा बाद काम करेंगे तो दिखेगा कितना काम हुआ है। आप 5 घंटा भी बैठकर पढ़ेंगे तो दिखाई नहीं देगा ये कि आपने क्या किया है, तुरंत इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा। ओके चलिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नॉर्मेलिटी से हो गया क्वेश्चन, एक टाइप बता दिए, वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, एक ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। अब इसके बाद यहां पर खत्म हुआ, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच गया है आप लोगों के लिए, पीपीएम बच गया है। क्या बच गया है, पीपीएम। चलिए पार्ट्स पर मिलियन उसको भी खत्म ही करते हैं, तब जाकर के टॉपिक खत्म हो जाएगा आज, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और पढ़ते हैं पीपीएम के बारे में। ये जैक बोर्ड के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो स्टेट बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी ध्यान देंगे, यहां से आपको जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल के आने के चांसेस कम होते हैं। तो आपके पास यहां पर दिया गया है पार्ट्स पर मिलियन। क्या दिया है, पार्ट्स पर मिलियन। जरा इसको पढ़िए जरा एक बार, अभी हम समझाते हैं सारी बातों को। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले इसको पढ़िए, समझ में कुछ नहीं आएगा लेकिन फिर भी पढ़िए, 1 बार 2 बार अभी समझाते हैं फिर सब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा आशा करते हैं। आगे चलते हैं, पहले समझिए कि पार्ट्स पर मिलियन है क्या। देखिए ये भी एक तरीका है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, यह भी एक तरीका है। सबसे पहले तरीका आपने पढ़ा परसेंटेज, फिर आपने पढ़ा मोलैरिटी, फिर आपने पढ़ा मोलैलिटी, फिर आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, फिर आपने पढ़ा नॉर्मेलिटी एंड द लास्ट में आप क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। थोड़ा याद कीजिए, परसेंटेज को हम पीपीएच बोलते थे, पार्ट्स पर 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर डिफाइंड होता है। पर ये जो मिलियन है ना, ये 100 पर नहीं 10 लाख पर डिफाइंड होता है, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो अगर कहीं पर मिलियन लिखा है तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख का मतलब 10 का पावर 6, 10 टू द पावर 6। वहां दिख नहीं रहा होगा आपको, 10 का पावर 6 होता है। मिलियन का मतलब होता है 10 का पावर, 10 मिलियन का मतलब 10 का पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। अब यहां पर क्या है, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। तो मिलियन यहां पर क्या है, 10 का पावर 6 है, तो 10 मिलियन है इसलिए 10 का पावर 6 हो गया। 1 मिलियन मतलब 10 का पावर 5 होता है, तो 10 मिलियन का मतलब 10 का पावर 6 हो गया है। ओके, अब समझिए इसका मतलब है क्या। जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट हो, यानी उस तरह के बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम बड़े यूनिट जैसे परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम छोटे यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पीपीएम, पीपीबी, इन सब छोटे यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ रहे हैं सर? देखो, जैसे मान लो हमको रांची से जाना है दिल्ली,
तो रांची से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब भाई साहब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसको हम किलोमीटर में एक्सप्रेस करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, किलोमीटर में। लेकिन मान लीजिए कि हमको कोचिंग से जाना है प्लाजा चौक या न्यूक्लियस मॉल जाना है, डिस्टेंस कम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। अब मान लीजिए कि हमको यहां से उस दूसरे रूम में जाना है, इस क्लासरूम से, स्टूडियो से दूसरे रूम में जाना है, तो हम उसको फीट में मेजर करेंगे। डिस्टेंस कम है तो फीट में मेजर करेंगे। अब अगर मान लीजिए हमको यहां से यहां जाना है तो इतना सा डिस्टेंस को हम इंच में मेजर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे उसको मेजर करने वाला यूनिट भी बदलता जा रहा है। जब डिस्टेंस बड़ा था तो यूनिट भी बढ़ा ले रहे थे, किलोमीटर। जब डिस्टेंस छोटा हो गया तो यूनिट भी इंच हो गया, किलोमीटर से फीट हो गया, फीट से मीटर हो गया, मीटर से इंच हो गया। तो डिस्टेंस के हिसाब से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत थोड़ा मतलब कितना सर, उदाहरण देकर समझाते हैं। एक उदाहरण समझिए, इसमें उदाहरण नहीं दिया है, चलो एक उदाहरण हम अपने से लेते हैं। यहां दिया है फिर भी हम एक उदाहरण अपने से लेते हैं। देखिए क्या होता है, 5.8 ppm O2 इन सी वाटर। 5.8 ppm O2 इन सी वाटर, इसका मतलब क्या है समझिए। इन सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी होता है उसमें अलग से, समुद्र का पानी ही नहीं, कोई भी पानी, चाहे तालाब का हो, कुएं का हो, नदी का हो, झील का, कोई भी पानी हो, उस पानी में अलग से ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। यह मत समझिएगा कि H2O है, इसी ऑक्सीजन को लेकर के एक्वेटिक स्पीसीज सरवाइव करते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये H2 तो गैस है ना प्यारे, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और गैस को मिलाकर क्या बन चुका है, वो तो लिक्विड बन गया, तो कंपाउंड बन गया ना। तो कंपाउंड क्या होता है, पेरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। तो गैस को मिलाकर ये लिक्विड बन गया है। तो भाई लिक्विड बन गया तो उसको कैसे सांस लेगा, सांस लेने के लिए तो हवा चाहिए ना। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इस वाटर के ऑक्सीजन को लेता है, वाटर में अलग से ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है और उसी को लेकर के एक्वेटिक स्पीसीज सरवाइव करते हैं। और कितना ऑक्सीजन होता है, तो 5.8 ppm होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10 लाख ग्राम पानी है, कितना पानी है, 10 लाख ग्राम पानी है, तो उसमें मात्र 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुला होता है। पूरे 10 लाख ग्राम पानी में मात्र 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुला होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 लाख लीटर पानी है तो उस 10 लाख लीटर पानी में मात्र 5.8 लीटर ऑक्सीजन घुला होता है। फील नहीं हो रहा है सर? देखो समझो, मान लो कि मैं और मेरी बहन मिलकर एक घर बनाते हैं। इस बात को समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप महसूस कीजिए, फील कीजिए कि ये क्या है। मान लीजिए मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं और उस घर को बनाने में मेरा पैसा लग रहा है 10 लाख रुपया। कितना पैसा लग रहा है, 10 लाख रुपया। और मेरी बहन का पैसा लग रहा है 5.8 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 6 रुपया लगाई है उस मकान को बनाने में, जिसको बनाने में मेरे को 10 लाख रुपए लग रहे हैं। अब आप ही फैसला कर दीजिए कि हम 10 लाख रुपया लगाए हैं और वो 6 रुपया यानी एक ईंट का दाम दी है। तो बताइए, आप ही लोग फैसला कर दीजिए कि हम अपनी बहन को हिस्सा देंगे या नहीं देंगे। आप ही लोग जो कह दीजिएगा हम वही करेंगे। जाहिर सी बात आप भी समझ रहे होंगे कि नहीं बनता है यार, 10 लाख रुपया में 6 रुपया क्या है, कुछ नथिंग, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब यह हुआ कि आप वही समझिए कि 10 लाख में 6 रुपये का क्या महत्व है, ना के बराबर है। तो उसी प्रकार 10 लाख सॉल्वेंट है और 6 रुपया क्या है, सॉल्यूट है। तो 10 लाख में 6 रुपया नेग्लिजिबल है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट बहुत थोड़ा है, 0.01% भी नहीं है। यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन को अगर हमको एक्सप्रेस करना हो तो परसेंटेज, मोलैरिटी या मोलैलिटी जैसे बड़े यूनिट का इस्तेमाल न करते हुए हम पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कुछ कहने का मतलब क्या है? यानी जब जैसे मान लीजिए 1 ड्राम पानी है, छत के ऊपर जो पानी की टंकी होती है उसमें 1000 लीटर पानी है और उसमें हम 1 बूंद डाबर का गुलाब जल मिला दें और उसका सॉल्यूशन बना करके मार्केट में उतार दें, लीजिए इसको लगाइए, चेहरा का एकदम दाग पिंपल सब खत्म हो जाएगा। यानी क्या, वो जो सॉल्यूशन हम बनाए 1000 लीटर पानी में 1 बूंद खाली गुलाब जल मिलाए हैं
वो सॉल्यूशन कितना पतला बनेगा बताइए। अब उतने डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप परसेंटेज में या मोलारिटी जैसे बड़े यूनिट में तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, छोटे यूनिट में इस्तेमाल करेंगे, जैसे पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। तो सर इतना छोटा यूनिट का इस्तेमाल कहां किया जाता है सर? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक एयर है तो इसमें पॉल्यूटेंट को बताने के लिए, या एयर है या वाटर है उसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा कितनी है ये बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं रांची शहर में अभी हूं तो रांची शहर में अगर आप कभी डोरंडा गए होंगे तो डोरंडा में आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के उल्टा साइड में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या है, वहां पर एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और वहां पे लिखा रहता है NOx, COx, SOx, इस प्रकार से लिखा रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। X मतलब है 1 2 कुछ भी लेंगे, अगर 1 लेंगे तो मोनोऑक्साइड हो जाएगा, 2 लेंगे तो डाइऑक्साइड हो जाएगा। वो क्लियर नहीं लिखता है, बस खाली ये लिखता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड कितने हैं, और यहां पर लिखा रहता है, ये सब गैस लिखेगा, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा पोल्यूटेंट है और उसकी मात्रा क्या है। ठीक है, तो उसकी मात्रा क्या है, तो जो इसकी मात्रा होती है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा रहेगा 220 माइक्रोग्राम मोल पर लीटर, या फिर कहीं लिखा रहेगा 440 ppm भी लिखा रहेगा, मान लीजिए 230 ppm लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या करता है, हर घंटे ये अपडेट होता है और एटमॉस्फेयर में कौन सा पॉल्यूटेंट कितना मात्रा में प्रेजेंट है उसको ppm में या माइक्रोग्राम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो समझ में आया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पर है, तो जब एयर में या वाटर में पॉल्यूटेंट का लेवल चेक करना हो, एक्सप्रेस करना हो, बहुत कम होता है जो कि, तो उसको बताने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन या उससे भी ज्यादा डाइल्यूट हो तो पार्ट्स पर बिलियन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिलियन के लिए आपने 10 का पावर 6 से इंटू किया है, वैसे बिलियन के लिए आप 10 का पावर 9 से इंटू करेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीजें इस तरह से फाइंड होती हैं। बाकी इसको एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका यूनिट देखिए यहां लिखा है, 1 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूनिट ऑफ पीपीएम जो है वो क्या है। तो यूनिट ऑफ पीपीएम जो होता है वो क्या है, जब ध्यान से देखेंगे यूनिट ऑफ पीपीएम यहां पर आप देखेंगे माइक्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान समझेंगे। यूनिट ऑफ पीपीएम जो होता है, यूनिट ऑफ पीपीएम जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोग्राम मोल पर लीटर। ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही है, और कहता है कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, ट्रेस मतलब होता है गंध मात्र, ना के बराबर, बिल्कुल गंध मात्र, हल्का सा। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पीपीएम और पीपीबी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और पीपीएम कैसे निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं यार, बस फर्क क्या होता है, 100 से गुना करते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं। यहां पीपीएच थोड़े निकाल रहे हैं, यहां परसेंटेज तो नहीं निकाल रहे हैं, पीपीएच तो नहीं निकाल रहे हैं, पीपीएम निकाल रहे हैं। तो जब परसेंटेज निकालते थे तो 100 से गुना करते थे, जब पीपीएम निकालेंगे तो 10 का पावर 6 से गुना कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, देखो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सी वाटर इज 5.8 ppm, वही चीज समझाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम, अगर ये ग्राम में ले रहे हैं तो वो भी ग्राम में लेंगे, 10 लाख को भी ग्राम में लेंगे। अगर 5.8 को लीटर में ले रहे हैं तो 10 लाख को भी लीटर में लेंगे। अगर 5.8 को केजी में ले रहे हैं तो 10 लाख को भी केजी में लेंगे, यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। बाकी रटना नहीं है कि एनसीईआरटी में ये लिखा है सर ये लिखवाए हैं और डीपीपी में ये लिखा है, उससे लॉजिक नहीं है। ये जिसका जो यूनिट रहेगा 5.8 का जो यूनिट रहेगा वही 10 लाख का भी यूनिट रहेगा। इसका मतलब यह है कि 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 10 लाख ग्राम ऑफ वाटर, या फिर 5.8 लीटर ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 10 लाख लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, बाकी देखिए ये बहुत अच्छा चीज दिया है, इसके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉइजन बन जाता है। फ्लोराइड जो हम जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं उसमें फ्लोरीन की मात्रा अलग अलग होती है, बहुत कम होती है, और फ्लोरीन की मात्रा की वजह से ही हम लोग कहते हैं कि अरे वहां गए ना, देखो ना उनकी बिटिया नानी घर गई तो एकदम गोरी होके आ गई, या हम वहां गए ना तो मेरा सारा बाल झड़ गया, या देखो ना हम वहां गए तो मेरा पेटे साफ नहीं होता है, वहां का पानी सेट नहीं किया। तो पानी सेट क्यों नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर फ्लोरीन की मात्रा कैसा है। या जो कोल माइंस में जो लोग रहते हैं उनका दांत देखिएगा सामने से हल्का सा ब्राउन सबका रहता है, लेडीज जेंट्स सबका, क्योंकि वहां के पानी में फ्लोरीन की मात्रा है। और फ्लोरीन की मात्रा अगर वेरिएशन किया जाए 19-20 किया जाए तो वो अगर 1.5 ppm से ज्यादा कर देंगे या फिर उससे अगर ज्यादा कर देंगे तो ये रैट किलिंग पॉइजन बन जाता है, चूहों के मारने वाली दवाई बन जाती है।
थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो वो पॉइजन बन जाएगा वो पानी। सोचिए प्रकृति ने हमें कितना तरीके से कैलकुलेट करके दिया है कि उस ग्राउंड वाटर जो हम जमीन के अंदर से बेखौफ होकर निकालते हैं और डायरेक्ट पीते हैं, उसमें हमको पता है कि भगवान ने फ्लोरीन की मात्रा कितने तरीके से डिजाइन किया होगा। अगर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो पॉइजन बन जाएगा। इसको पढ़िए एक बार अच्छे से, ध्यान समझिएगा। तो ये कहानी है भाई पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। आगे चलते हैं इसके बाद, तो इसका डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो अच्छे से लिख करके आएंगे, समझा कर सारी बातों को आएंगे। और इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, पॉल्यूटेंट मेजर करने के लिए कहाँ पर, वाटर में, एयर में, इसके बारे में लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल दे करके उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आएंगे। तो ये हो गया भाई साहब पीपीएम, और यहां पर आपका समाप्त हुआ। यहां से न्यूमेरिकल ना के बराबर रहता है। तो ये यहां तक है पीपीएम। अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें हम अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी थोड़ा देर के लिए अब यहीं पे खत्म करेंगे इस क्लास को। आगे क्लास जो होगा उसमें हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो पहले तक यहां तक सारी वीडियोस को आप कंप्लीट कर लें, लेक्चर्स को प्रॉपरली। और कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करेंगे या मैसेज करके बताएंगे, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इसमें मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे। सुचित सर, मैं उसको तुरंत रिजॉल्व करूंगा। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। कोई भी दिक्कत आए या डीपीपी नहीं है आपके पास, क्या प्रॉब्लम है नहीं है बताएं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।